Now, let's understand the third sphere, atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. जो पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पे क्या होता है, हवा का एक लेयर बना होता है, गोला टाइप का बना होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. ठीक है. इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है. ठीक है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. हम इसको क्या क्लियरली नहीं देख पाते हैं अपनी नेक्ड आई से, मीन्स खुली आँखों से. जैसे कि हम लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को देख पाते हैं, वैसे हम एटमॉस्फेयर को अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, साल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. अब जो एटमॉस्फेयर जो बहुत सारी कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर, ये सारी चीज़ों से मिलके, वेरियस गैसेस, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, स्मोक्स हो गए, साल्ट, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे मिलके क्या बना है, एटमॉस्फेयर बनता है. ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑडियोलेस एंड ट्रांसपेरेंट. जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ऑडियोलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, एंड ये ट्रांसपेरेंट होता है. Solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. Solid, liquid और gases, ये सारे elements क्या होते हैं, included होते हैं atmosphere में. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. इस contents में कम से लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेस होती हैं. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layer of the air. जब हम पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो जो गैसेस की जो मात्रा होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे हैवी गैस होता है, जो एयर की सबसे निचली सतह पे पाई जाती है. ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air. जो ओजोन गैस है बहुत ही कम मात्रा में एयर में पाई जाती है. This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. अब जो ओजोन गैस है वो सन की अल्ट्रावायलेट जो किरणें रेज हैं उनको ऑब्जर्व करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की ज़्यादा हीट को, सन से ज़्यादा गर्मी हीट होने में बचाती है सन, क्योंकि सन की गर्मी से पृथ्वी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी. उससे क्या होती है, जो ओजोन गैस है वो क्या करती है, हेल्प करती है. दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी. ये जो ओजोन गैस है मोस्टली रूप से मॉर्निंग में खुले मैदानी इलाकों में और समुद्र के किनारे जो हवा बहती है वहाँ पे पाई जाती है. Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth live. अब जो ये जो गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ये जो पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, इनको ये इन गैसेस के कारण ही वो पृथ्वी पर जिंदा रह पाते हैं. नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. जो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है. ठीक है. वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर. जो वाटर है मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का. ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवोपोरेट्स एंड मिक्सेस विद एयर विच इज़ नोन एज मॉइस्चर. जो अब क्या होता है, जो गर्मी के कारण क्या होता है, वाटर जो है भाप बन जाता है और ये भाप बन के हवा में मिक्स हो जाता है, जिसको हम मॉइस्चर जो होती है, नमी टाइप की जो होने लगती है हवा में, जो हम बोलते हैं नमी हो रही है, आज ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, नमी, वो मॉइस्चर बन जाता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन. अब जो ये प्रोसेस होती है वेपर के कूलिंग होने की, इसको हम कंडेंसेशन के नाम से हम इसको बुलाते हैं. वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रिसिपिशंस आर ड्यू टू कंडेंसेशन. अब क्या है, जो मॉइस्चर्स के भी बहुत टाइप्स के होते हैं मॉइस्चर्स, जैसे कि कुछ मॉइस्चर ओस गिरने के कारण, फॉग के कारण, क्लाउड्स बादल के कारण, कुछ जो होते हैं पाला पड़ता है,
इसके कारण होते हैं, जिसको हम ड्यू टू कंडेंसेशन के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन on human beings in every aspect of life, such as their food habits, clothing, habitat, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। अब क्या है, जो एटमॉस्फेयर का ह्यूमन बीइंग पे उनके हर एक पहलू पे फ़र्क पड़ता है एटमॉस्फेयर का। जैसे लाइक दिस, जैसे कि उनके खाने की आदतों में, उनके कपड़े पहनने की आदत में, कलर्स में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों पे जो एटमॉस्फेयर का उसके हर पहलू पे फ़र्क पड़ता है ह्यूमन बीइंग्स के। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। अब क्या होता है, जो ये सन रेज होती हैं, जब सन रेज की जब किरणें होती हैं जो विजिबल हो, जब हमें दिखाई देती हैं, चारों तरफ स्प्रेड होती हैं, वो किस कारण से होती हैं, ये इस डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही होती है। जो सूर्य की जो रोशनी फैलती है, उसकी जो किरण चारों तरफ फैलती है, विजिबल होती है, क्यों होती है, वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण। इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर रिफ्लेक्ट बैक विद sorry it is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। अब क्या है, इसमें जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसी के कारण जब देखते हो आप लोग, जब सूर्य अस्त होता है तो एकाएक हम अंधेरा नहीं हो जाता, अचानक से पूरा अंधेरा नहीं छा जाता है ना, और ना ही जब सन जब निकलता है, जब तो मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है तो ऐसा नहीं कि जब सनराइज़ होती चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, उसकी जो सन की जो रेज है स्प्रेड हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। ये क्यों नहीं होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स के कारण नहीं होता है। ठीक है, The sun rays are reflect back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive from light of the sun। अब क्या है, जो ये सन रेज हैं, सन रेज जो सोने की जो किरणें होती है रिफ्लेक्ट होके बैक विद द हेल्प ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स। ये जो सन की जो किरणें होती है रिफ्लेक्ट होती हैं किसके कारण, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके कारण, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कारण जो सूर्य की किरणें जो होती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, द एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ सन। इसी कारण से जो अर्थ पे हम सन की लाइट को रिसीव कर पाते हैं, हमें सन की लाइट इसी तरीके से मिल पाती है। वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफियर। अब क्या है, हम एटमोसफियर के कारण ही जो हमें ध्वनि जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो सुनते हैं हम लोग, क्यों, एटमोसफियर के कारण ही हमें इस ध्वनि आवाज़ों को हम सुन पाते हैं। दैट इज़ वाई रेडियो दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल। और एटमॉस्फेयर के कारण ही रेडियो दूरदर्शन जो टेलीकास्ट होते हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बायोस्फीयर। The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as बायोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग बींग्स सर्वाइव करती है, एग्जिट्स करती है जीने के लिए, उस पार्ट को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिविंग बींग्स, लिथोस्फीयर, सिंपल सी बात, जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पर लिविंग जो जीव जंतु हैं वो जीने का सर्वाइव करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ। जो बायोस्फीयर है वो क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट स्फीयर्स है अर्थ का। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसके पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर्स इंक्लूड्स वेजिटेशंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। बायोस्फीयर्स में वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स भी हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। अब हमें क्या है, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं ऑब्टेन करते हैं हम कहाँ से करते हैं। अगर हमें फूड चाहिए होता है तो वो हम ऑब्टेन कहाँ करते हैं, बायोस्फीयर से करते हैं। फूड हो गया या फिर और भी कुछ जो हमारी आवश्यक की जो चीज़ें होती हैं वो सब हम कहाँ से मिलती हैं, हमें बायोस्फीयर से। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एनिमल्स। हम लोग बिना वेजिटेशन और एनिमल्स के जिंदा नहीं रह सकते। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ द आवर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग। जो बायोस्फीयर है वो हमारे एग्जिस्टेंस का और हमारे जिंदा रहने का एक मेन बेस है।
ठीक है, जिसके कारण हम अर्थ पे क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी पाते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन लिविंग एंड सेकेंड लिविंग। ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट। अब जो ये लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये सारे क्या हैं, नॉन लिविंग पार्ट हैं। वाइल जबकि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे क्या हैं, लिविंग पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन स्फेयर्स। Human beings knowingly and unknowingly अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर दियर डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जाने अनजाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके। ह्यूमन एक्शन कॉजेज इनबैलेंस इन द डिफरेंट स्फेयर्स। जो उनकी यही एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, इसी से जो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है पृथ्वी की सतह पर। ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ वेरियस स्फेयर्स इज threatened. Understand nuclear testing too much, drilling for mineral oil and excessive drilling of tube wells affects the lithosphere and causes an imbalance। अब क्या हुआ, तो इसी वजह से जो होता है, जो हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, जो हमारा स्फेयर्स है वो जो हमारा स्फेयर है वो इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, हर एक जगह अब क्या उससे उनको एक डर सा हो गया है इम्बैलेंस होने का, कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जो लिथोस्फेयर द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, जो अंडरग्राउंड की जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, जो लिथोस्फेयर पर जो हम ऐसे आते हैं कि हम बहुत सारे अंडरग्राउंड टेस्टिंग करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, या फिर हम ड्रिलिंग फॉर मिनरल्स के लिए हम जो ड्रिलिंग करते हैं, या फिर ट्यूबवेल्स के लिए जो हम ड्रिलिंग करते हैं, सारे जो इफेक्ट देते हैं किस पे, हमारे लिथोस्फेयर पे, एंड कॉजेज और इम्बैलेंस, जो कि हमारी सतह को इम्बैलेंस कर देते हैं और लिथोस्फेयर को प्रभावित करते हैं। The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste into the water bodies polluted them। अब क्या जो वेस्टेज होते हैं विलेजेस से, सिटीज़ से, अलॉन्ग विद जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जो वेस्टेज हैं वो क्या होते हैं, अगर हम वाटर बॉडी में डालते हैं, जो उससे निकलते हैं और वो हम वाटर बॉडी में डालते हैं, तो जिससे हम की जो वाटर उसको क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी को हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसको हम बेकार कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग हीट। इसी कारण जो पोलर कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, पिघलना जो स्टार्ट हो गए हैं, ये जो हीट के कारण ये क्या होने लगे, पिघल रहे हैं। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट into the water causes the destruction of marine life which is highly dangerous for the hydrosphere। अब क्या है, जो शिप से जो तेल निकलता है एंड डिस्पोजल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्टेज होते हैं, केमिकल वेस्टेज होते हैं, ये जो सारे जो वाटर कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शंस होते हैं मारीन, ये सब क्या करते हैं, जो ये सारे जो वेस्टेज हैं वो क्या करते हैं, जो मारीन लाइफ है, जो समुद्र की जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, और साथ ही साथ ये क्या हाइड्रोस्फीयर के लिए भी बहुत ही डेंजरफुल हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं। हार्मफुल गैसेज इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड एयर। जो खतरनाक गैसेस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा और पावर स्टेशन के द्वारा व्हीकल से पॉल्यूटेड करती हैं, ये सारी गैसेस किसको पॉल्यूटेड करती हैं, हवा को। ठीक है, द एरिया विद द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। जिस एरिया में जो व्हीकल्स की जो आवाजाही होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवागमन होता है गाड़ियों का, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हवा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि पेड़ों की कटाई की जा रही है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में ज़्यादा बढ़ रही है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब इसी कारण से जो पृथ्वी पर क्या है, गर्मी ज़्यादा हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ रही है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्ट द बायोस्फीयर। इस प्रकार से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बायोस्फीयर को बहुत ही इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं उनको। द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर
and endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere। अब क्या है, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को दूषित करेंगे, अब इसमें क्या है, अगर हम अपने आसपास के वातावरण को दूषित करेंगे तो हमें नेचुरल चीज़ें जो हमें मिली हैं प्रकृति के द्वारा उस पर तो खतरा आ ही जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा बायोस्फीयर है हम उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड ओके, बाय, थैंक यू।